जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक करते हैं। देखो, ये न्यूज़ आप लोगों ने निश्चित तौर पे आप इसके बारे में अवेयर होंगे कि ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और इसी तरह से भारत के पुरुष हॉकी टीम जो है वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये बहुत संयोग की कंडीशन है कि महिला पुरुष दोनों टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, यानी टॉप 4 में पहुंच चुकी है। बस एक कदम भारत मेडल से दूर है और निश्चित तौर पे संभावना बन रही है कि भारतीय महिला टीम और भारत के पुरुष टीम दोनों ही ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल लेकर आए। अब देखो, यहाँ पे जो है फंड को का दुरुपयोग रोकेगा ई रूपी। तो ई रूपी लगातार चर्चा में है, हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ई रूपी एक भुगतान प्रणाली है, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, जिसमें अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको क्यूआर कोड आएगा और आपके पास अगर नॉर्मल मोबाइल है तो आपको एसएमएस है। इस दोनों के माध्यम से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। सरकार इसका मल्टीपल यूज करना चाह रही है। सरकार जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, खाद सब्सिडी से लेकर के, जैसे मान लो खाद सब्सिडी में क्या होता है, जैसे उर्वरक सब्सिडी हो गया, खाद सब्सिडी, तो उसमें क्या होता है कि सरकार डायरेक्टली कंपनियों को पेमेंट करती है। तो अब क्या करेगी सरकार, कंपनी को पेमेंट नहीं करके, जो सरकार का सब्सिडी का पैसा है वो कंपनी को पेमेंट नहीं करके सरकार किसानों को देगी, किसानों को ई रूपी अवेलेबल कराएगी और इस ई रूपी के माध्यम से किसान जो है कंपनी से खाद परचेज करेंगे। तो इसी तरह से जितना भी जगह सब्सिडी लगभग दिया जा रहा है, हर एक जगह कोशिश किया जाएगा सरकार के द्वारा कि ई रूपी का यूज़ किया जाए और काफ़ी व्यापक यूज इसका किया जाएगा। खाद सब्सिडी से लेकर के बच्चों की किताबों तक इसका उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये नीतीश कुमार भी चाहते हैं पेगारस मामले की जांच। देखो, 2017 में एक काफ़ी फेमस केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एक वाद हुआ था और उस वाद का नाम था पुद्दु स्वामी वाद। पुद्दु स्वामी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी जो है आपका मौलिक अधिकार है और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार में मौलिक अधिकार को समाहित किया गया। यानी मौलिक अधिकार आपका निजी अधिकार है, मौलिक अधिकार आपका प्राइवेसी का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है और प्राइवेसी का अधिकार जो है आप जीवन के अधिकार में इसको समाहित किया गया है। यानी प्राइवेसी का अधिकार जीवन के अधिकार है। आर्टिकल 21 में निष्ठा के अधिकार को रखा गया है। इसको लेकर के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस काफ़ी क्वेश्चन पूछा। अब देखो, इशू क्या होता है, इशू होता है इंटरनेट को लेकर के। अगर इंटरनेट का आप यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल को एक्सेस किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है और इसी कंडीशन में आपकी जो निजता का अधिकार है उसका हनन हो सकता है। तो एक तरफ भारत के संविधान ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में समाहित किया और दूसरी तरफ हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे का द्वंद्व है। भारत के संविधान के आर्टिकल 32 कहता है कि आपके निजता के अधिकार का अगर हनन हो रहा है या आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन क्या इस मैटर में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं? पेगारस मैटर में, पेगारस मैटर में क्या हो रहा है कि एक तरह से आपके मोबाइल पे कॉल आएगा और आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा और उसमें क्या होगा कि आपकी जितना भी व्हाट्सएप एक्टिविटी है उस व्हाट्सएप एक्टिविटी को हैक किया जा सकता है। तो पेगारस के माध्यम से, पेगारस मामले में क्या है कि एक तरह से स्पाईवेयर है जो आपके व्हाट्सएप को हैक करके एक एक इन्फॉर्मेशन आपका प्राप्त कर सकता है, व्हाट्सएप का, या आपके जितने भी फोटो है उसको एक्सेस कर सकता है, वीडियो एक्सेस कर सकता है, कुछ भी एक्सेस कर सकता है आपके मोबाइल में। तो क्या ये आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? बिल्कुल ये मौलिक अधिकार का हनन है। ये आपके निजता का अधिकार का हनन नहीं है? बिल्कुल हनन है। तो क्या इस पर सर्वोच्च न्यायालय एक्शन लेगी? तो देखते हैं उस पर क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि पेगारस मामले की जांच होनी चाहिए। एक बार इसको भी देख सकते हैं।
देखो, चीन को प्रत्येक दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चीन के बारे में बस आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चीन के साथ हमारा क्या पॉजिटिव रिलेशन है, क्या नेगेटिव रिलेशन है, कहाँ सकारात्मक संबंध है, कहाँ नकारात्मक संबंध है, कहाँ सहयोग कर रहे हैं, कहाँ विरोध कर रहे हैं। स्पेशल ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, जाकर के वो देख सकते हैं चीन को लेकर के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे जयशंकर। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति होने वाले हैं उसके शपथ ग्रहण समारोह में भारत हिस्सा लेगा। यानी भारत एक तरह से अपना क्लोजनेस बढ़ा रहा है ईरान के साथ। क्यों? इसका एक रीज़न यह भी है कि ईरान और जो अफ़गानिस्तान है उसकी बॉर्डर मिलती है। अफ़गानिस्तान में हमें शांति चाहिए, उसके लिए भी हमें ईरान की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। जियो पर्सपेक्टिव लेवल में ये काफ़ी अच्छा मूव है। लॉकडाउन में भी नहीं सुधरी नदियों की गुणवत्ता। एक बार इसको देख सकते हैं। देखो, जल नदी नदी जल विवाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नदी जल विवाद है भारत में। कृष्णा जल विवाद हो गया, कावेरी जल विवाद हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे विवाद हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि भारत के किस संविधान के तहत इसकी मध्यस्थता किया जा सकता है नदी जल विवाद को लेकर के। इसको लेकर के कौन कौन सा आयोग बना हुआ। तो एक जगह प्रीलिम्स में ये सब काम दे सकता है आपको ज़्यादातर। तो इसको भी एक बार देख सकते हैं इस रूप में। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग 3 माह के शीर्ष पे। तो पीएमआई इंडेक्स जो है 55 क्रॉस कर गया। और पीएमआई इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया था। हिंदी में इसे कहा जाता है क्रय प्रबंधन सूचकांक, अंग्रेजी में कहा जाता है पीएमआई, यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का अगर जो मासिक रूप से प्रकाशित होता है, प्रत्येक महीने इसका प्रकाशित होता है। और इसका जो है अगर मान लो 50 0 से 100 पॉइंट होता है। अगर 50 प्लस जितना भी होगा उतना अच्छा है और 50 से जितना कम होगा उतना ख़राब है। यानी 50 प्लस जितना भी होगा इसका मतलब हमारा देश का इकोनॉमी बूम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बूम कर रहा है। और 50 से नीचे जितना होगा उसका मतलब है कि देश का इकोनॉमी उतना ही नीचे जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशन है। इस बार जो है 55 क्रॉस किया है। जून में जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग का जो है पीएमआई 55 क्रॉस किया है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले 58.9 रहा था जो 13 वर्ष में सर्वाधिक था। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये डाटा होगा अप्रैल वगैरह का। तो अप्रैल वगैरह में शायद 58.9 रहा था जो 13 वर्ष में हाईएस्ट था। तो इकोनॉमी के लिए काफ़ी शुभ संकेत है। जुलाई के महीना में हमारी इकोनॉमी फिर से एक बार पटरी पे लौट रही है। कल हमने देखा कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी 1 लाख करोड़ पार किया। हमारी पीएमआई इंडेक्स भी 55 क्रॉस हो चुकी है। तो ये दोनों ही संकेत हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है पटरी पे लौट चुकी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। इसको लेकर के हमने भी कई बार डिस्कस किया है। आज मैं डिटेल से इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम है मेडिसन। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री रहे हैं मेडिसन। और मेडिसन ने जो है अध्ययन किया है। ये सब आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में वगैरह में। अगर आप ये सब लिखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मेडिसन ने कहा है एक अध्ययन में कि 18वीं सदी में भारत दुनिया की जीडीपी का 24% था। भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का सबसे अधिक था 18वीं सदी में, मतलब 1700 समथिंग में, औरंगजेब की मृत्यु के समय में या उसके बाद। और उसके बाद वर्तमान में अभी भारत की जीडीपी समझ सकते हो कितना है विश्व का, 2% के आसपास है शायद। तो क्या कंडीशन था कि भारत इतना वीक हो गया। और यहाँ पे खास करके चीन का भी एक डाटा के साथ कंपेयर किया गया है कि 1979 में 1989 में जो है चीन की जीडीपी 202 अरब डॉलर थी।
202 अरब डॉलर, और वर्तमान में अभी कितना है, अभी है 14 ट्रिलियन डॉलर। 202 अरब डॉलर मतलब 1 ट्रिलियन भी नहीं है, सोचो 1 ट्रिलियन का भी एक 5वां हिस्सा है, और अभी है आपको 14 ट्रिलियन डॉलर। भारत की जीडीपी भी लगभग इतना ही थी, 1979 के आसपास भारत की जीडीपी भी इतना ही थी, लेकिन अभी वर्तमान में भारत की जीडीपी है लगभग आई थिंक 2700 या 2800 अरब डॉलर। ये मान के चलो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो हमारी जीडीपी चीन की जीडीपी बराबर थी 1980 के दशक में, और कहीं ना कहीं आज के समय में हमारी जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है, चीन की जीडीपी है 14 ट्रिलियन डॉलर की, हमसे 5 गुना आगे है। तो उन्होंने क्या किया उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने ढांचागत सुधारों को मजबूत करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम लाया है NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 111 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का कार्य हो रहा है, और NIP के तहत लगभग 111 लाख करोड़ रुपए सरकार निवेश करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में, और 7300 परियोजना इसमें शामिल किया गया। तो जो काम वर्तमान में अभी हो रहा है भारत में NIP को लेकर के, वो काम 1980 के दशक में चीन कर चुका है, इसलिए चीन हमसे लगभग 20-40 साल के आसपास आ गया। तो जो हमें ढांचागत सुधार बहुत पहले करना चाहिए था, वो आज हम कर रहे हैं। बाकी इसको जरूर पढ़ना आप लोग, और डिटेल में पढ़ना है इसको। यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लेना कि रक्षा सेवा विधेयक को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए, ये क्या है, एक बार इसको आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि डिस्कस है कि अल्पसंख्यकों के साथ कमजोर वर्ग जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय, जब भी कभी डिस्कस हो इस तरह का आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जैसे यहाँ पे डिस्कस है, तो आपको जाकर के लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना चाहिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। इसी तरह से कभी मान लो ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में डिस्कस हो, तो आपको जाकर के पढ़ लेना चाहिए। तो ऑन द स्पॉट आप लोग पढ़ लें, जैसे पेपर में किसी टॉपिक के बारे में जिक्र हो तो उसको लक्ष्मीकांत से पढ़ लें, उसको अपने पर्टिकुलर किताब से ज़रूर पढ़ लें। अफगानिस्तान में शांति और अस्थिरता लाने की कोशिश, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना। अगस्त में भारत जो है यूनाइटेड नेशन UNSC का अध्यक्ष है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है, और निश्चित तौर पे भारत की जो प्रायोरिटी रहेगी, एक प्रायोरिटी रहेगी अफगानिस्तान में शांति और अस्थिरता लाना। तो उसी को लेकर के यहाँ पे TS त्रिमूर्ति हैं, जो यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, उनका वक्तव्य है। तो एक बार इसको निश्चित तौर पे देख सकते हैं, और जो भी अगस्त महीने में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्ष के रूप में जो भी करेगा, उस पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।